नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए हरि भटनागर जी की कहानी सेवड़ी रोटियां और जले आलू। खुशी के उस क्षण को दर्ज कर पाना बहुत ही मुश्किल है। बस इन्हीं शब्दों में कहा जा सकता है कि जब नगीना सेठ के यहाँ से शादी का खाना बतौर बायना भेजा गया तो वह उन चीज़ों को देखकर इतना खुश हुई कि उसके मुंह में पानी आ गया। खाना क्या, तरह तरह की चीजें थी। पूड़ी, कचौड़ी, खस्ता कचौड़ी, 4-5 तरह की सब्जियां, रायता, बूंदी, काले जाम वगैरह वगैरह। उसने जल्दी जल्दी उन चीजों को समेटा और कमरे के उस कोने में, जिसे रसोई कहा जा सकता है क्योंकि इस जगह पर खाना बनता है, रखा। रखते रखते उसने एक बार फिर उन चीजों को गौर से देखा जो तरह तरह की खुशबू बिखेर रही थी। उसकी आंखें फैली की फैली रह गई। जाहिर है कि उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन उसने अपने को संभाला। हालांकि वह सोच चुकी थी कि उन चीजों को चख जरूर लेगी। उसने बच्चे को भी कुछ नहीं दिया। वह जिद कर बैठा। उसने उसे समझाया कि बाबू के आने पर देगी। वह ठनक गया, जमीन पर लौट गया। उसने उसकी भी परवाह नहीं की। जिस धुन के हवाले वह हो गई थी, उसमें बहुत बहते हुए उसने एक बार फिर सोचा कि जब आदमी आएगा तो चौंक जाएगा। साफ सुथरा घर और स्वादिष्ट भोजन देखकर तो बहरा हो जाएगा। यह सोचते सोचते उसने झाड़ू उठाई और कमरा झाड़ने लग गई। बहुत छोटा कमरा था, 10 फीट लंबा, 10 फीट चौड़ा और करीब करीब 8 फीट ऊंचा। लेकिन उसमें न लंबाई दिखती थी, न चौड़ाई और न ही ऊंचाई। अगड़म बगड़म चीजों ने जगह को लील लिया था। 2 खाटें थी जिनकी बांध झूलती हुई जमीन को छू रही थी। खाट के ऊपर यानी सिर पर रजाई, कतरी, कंबल लटक रहे थे। खाटों के बाजू से रसोई शुरू होती थी। सैकड़ों डिब्बे, डिब्बियां, साबुत, टूटे फूटे और जंग खाए का हुजूम शुरू होता था। चूल्हे के आगे राख और कोयले का ढेर था। चूल्हे पर जली अजली लकड़ियां रखी थी। खाना बन चुकने के बाद चूल्हे पर लकड़ियां इसलिए रख दी जाती थी कि गीली लकड़ियां सूख जाए। चूल्हे के सामने वाले कोने पर मोरी थी जिसमें कीचड़ काई बड़ा सा मुंह बाए थी। मोरी के मुहाने पर 8-10 ईंटें जमाई गई थी जो करीब करीब पानी कीचड़ में आधी डूबी हुई थी। मोरी के ऊपर तान में अल्लम गलम चीजें यानी 4-6 चेले, 15-20 कंडे, टूटे छाते, जर्जर रजाइयां, ईंटें भरे थे। मोरी से थोड़ा हटकर खाट के सामने वाली दीवार पर देवी देवताओं और फिल्मी हीरो हीरोइनों के कैलेंडरों का रेला था। दीवार तो कहीं से नजर नहीं आती थी। लगता था कैलेंडर की दीवार है। धुएं और सीलन से कैलेंडरों का असली रंग रूप तो दब ही गया था। कैलेंडरों के बीच में एक आला था, तेल से चिकट होता हुआ। आले के कौर पर ही सन थी जिसमें 20 जली अजली अगरबत्तियां और सीखें खुशी थी। आले में फ्रेम जड़ा शंकर भगवान का चित्र था जिसे आधा कीड़े खा गए थे और जो आधा बचा था उसे पानी की छींटें, अगरबत्तियों के धुएं और चंदन रोली की छापों ने ढक लिया था। दरवाजे पर बच्चे का झूला था जिसकी डोरियां गांठदार थी। वह कमरा झाड़ती जा रही थी और कूड़ा दर कूड़ा निकलता जा रहा था। खाट के नीचे कूड़ा, डिब्बे डिब्बियों पर कूड़ा, मोरी पर कूड़ा, किवाड़ के नीचे कूड़ा। वह हैरान रह गई कि घर में इतना कूड़ा आखिर आया कहाँ से। और वास्तव में घर में जैसे कूड़े के अलावा कुछ था ही नहीं। ओढ़ने, बिछौने, खाट, बर्तन, भांडे सब कुछ कूड़ा हो रहे थे। कूड़े करकट को झाड़कर निकाला जा सकता है, इन सामानों को कैसे निकाला जाए? नहीं, इन सामानों को वह नहीं फेंक सकती। वे उसकी गृहस्थी है, 20 साल की जमा पूंजी। उन्हीं ने तो उसे जिलाए रखा। अब वह उन्हें फेंक क्यों दे? सब सामानों को वह झाड़ पोंछ कर जमाने लगी। खाटे उसने बाहर धूप में पटकी। उन पर 20 लठ जमाए खटमलों का बड़ा सा कुंबा था जो निकाले जाने पर खाट के नीचे मचलता सा नाराजगी जतला रहा था। गालियां देते हुए सबने सबको पैर के अंगूठे से मसल डाला। खाटों को फिर उन्हीं जगह पर जमा दिया। रसोई के बर्तन, भांडे, डिब्बे डिब्बियों को रगड़ रगड़ कर साफ किया। राख और कोयले हटाए। मोरी पर झाड़ू फेरी। दीवार के कैलेंडर और आले के भगवान जी को उसने नहीं छुआ। लग रहा था कि उसने छुआ तो सब कुछ रह जाएगा। और फिर दीवार को ढकने के लिए भी तो कुछ चाहिए। कहाँ से लाएगी वह कैलेंडर? फिर यह कैलेंडर उसके अपने आदमी की पसंद है। इन सब को देखकर थकान में टूटे होने के बाद भी वह कभी कभी तो बदमाशी से मुस्कुराता है, अजीब तरह की सिसकारियां भरता है और उसे कैलेंडर की हीरोइन कह बैठता है। प्यार करता है, चूमता है।
ऐसा ना हो कि कैलेंडरों को हटाते ही वह आदमी के दिल से हटा दी जाए। ऐसा सोचते ही वह घबरा गई, लेकिन कैलेंडरों की को सही सलामत देखकर खुश हुई। उसने उनके आगे सिर नवा दिया। सिर नवाते नवाते जिस बात का ख्याल उसे आया वह था गोबर से घर लीपना। लीप देने से घर का हुलिया बदल जाएगा। यह सोचते हुए वह घर से निकली और पड़ोस से गोबर ले आई और फुर्ती से फर्श लीपने लग गई। सफाई के बाद भी झिंगुर कीड़े थे जो उछल कूद लगा रहे थे। गोबर मिट्टी से उसने कोने कोने अंतरों के छेद बिल बंद कर दिए, लेकिन झिंगुर कीड़े थे जो खाट और जहां तहां जगह मिलती जाती समाते जा रहे थे। जैसे सामानों की तरह उनका भी वजूद घर से जुड़ा है, वे हटाए नहीं जा सकते। कीड़ों को उसने उंगलियां चटकाकर उच्छिन्न हो जाने का श्राप दिया और मोरी पर आकर हाथ धोने लग गई। गोबर मिट्टी छूटते ही हाथ साफ निकल आए, उनमें चमक आ गई। उसने चूड़ियों में फंसी गोबर मिट्टी निकाली और कोहनों तक हाथ धोया। कोहनियों तक धोते धोते उसे यकायक गुदगुदी सी होने लगी। उसका आदमी जब उसे प्यार करता है तो कोहनियों पर हाथ फेरता है धीरे धीरे। वह मुस्कुराती, आज वह आदमी को प्यार करेगी, उसकी कोहनियों पर हाथ फेरेगी। यह सोचते ही उसकी आंखों के सामने आदमी की शक्ल तैर गई। आदमी प्रेस में कॉम्पोजिटर है और बहुत ही दुबला पतला, हड्डियों का ढांचा। लगता है कि अंतहीन काम ने उसकी हड्डियों का मांस गला दिया हो और उसकी जगह थकान और टूटन भर दी हो। हर वक्त वह निढाल रहता और उनिंदा। उसके सूखे और भावहीन चेहरे पर आंखें नींद से बोझल और कीचड़ भरी होती, मानो प्रेस के काम ने उन्हें सोने और कीचड़ साफ न करने की सजा दे रखी हो। घर में वह हर वक्त खाट पर पड़ा रहता, मुंह बाए खुली पलकों, राल टपकाता सोता रहता। जागता तो उनिंदी आंखों अपलक कहीं खोया रहता। यकायक उसे लगा कि आदमी आ गया, लेकिन सिर झटक कर सोचा कि नहीं, वह इस वक्त कैसे आ जाएगा, अभी तो सांझ हो रही है। वह तो रात को नहीं, आधी रात को आता है। साइकिल खड़खड़ाता, घंटी टुनटुनाता। झांक कर देखा तो पड़ोस का आदमी था, साइकिल खड़खड़ाता निकला था। सांझ होते होते उसने घर करीने से सजा दिया था। जब उसने ढिबरी जलाई तो बच्चे का ध्यान आया जो बाहर जमीन पर सो गया था। ध्यान आया कि उसने तो उसे भी कुछ खाने को नहीं दिया। यह सोचते हुए वह भीग सी गई अंदर तक। उसने बच्चे को उठाया और उस पर चुंबनों की बौछार सी कर दी और रुआसी हुआ। मन हुआ कि बच्चे को जगा दे और खाना खिलाए, लेकिन यह सोचकर रहने दिया कि बाप के आने पर जगाएगी तभी खा लेगा। अभी मुमकिन है जागने पर रोने लग जाए। उसने बच्चे को खाट पर लेटाया और बच्चे के ख्याल में डूबी डूबी बाहर ड्योढ़ी पर आकर बैठ गई। घर की साफ सफाई की उसे इंतहा खुशी थी। उस पर नगीना सेठ के घर से आया खाना। इस सोच से उसकी भूख जाग गई एकाएक। लगा पेट में, आंतों ने करवट ली, खौलता पानी दौड़ गया। उसने तो सवेरे से ही कुछ नहीं खाया। पेट पर हाथ फेर घुटनों पर हथेलियां टिकाकर वह उठी और बच्चे के पास आ खड़ी हुई। बच्चा उघारी खाट पर तेज तेज सांस लेता मुंह बाए सो रहा था। चमड़ी और उसकी गंध में इतनी झीनी थी कि सीने की एक एक हड्डी गिनी जा सकती थी। सांस के साथ नीचे दबकर ऊपर हड्डियों से चमड़ी ऐसे टकराती कि लगता चमड़ी ना होकर बरसाती पन्नी हो। बच्चे की को इस हुलिया से उसे कचोट हुई। अभी तक वह बच्चे से गाफिल क्यों रही? काफी देर तक खड़े खड़े बच्चे में डूबी रही, फिर बच्चे के बगल में बैठ गई, फिर लेट गई। बच्चे के सिर पर हाथ फेरते फेरते वह खर्राटे भरने लगी। बाहर कुत्ते के भौंकने से उसकी नींद टूटी तो चौंक कर उठ बैठी। रात गाढ़ी हो रही थी। कमरे में मच्छरों का हल्ला तेज था। एक पल को बाहर आ खड़ी हुई। बहुत बड़ा चांद दिखा जो कांपता हुआ पेड़ों के ऊपर उठ रहा था और इतने करीब लग रहा था कि जैसे उसके घर में घुस आएगा। थोड़ी देर में साइकिल की घंटी टुनटुनाई। साइकिल खड़खड़ाई। उसका आदमी आ गया था। रोज की तरह वह एकदम निढाल लग रहा था, जैसे साइकिल और दिन भर के काम ने उसका सत्व ही खींच लिया हो। इसके बाद वह उनसे किसी तरह जूझता हुआ घर तक आ पहुंचा था। दीवार से साइकिल टिका, वह झुके कंध पल भर को खड़ा रहा, स्थिर सा, मानो साइकिल ने उसे थका दिया हो। अब वह उससे राहत पाया हो। गहरी सांस छोड़ता वह बड़ा अपने को घसीटता हुआ सा और चूल्हे के सामने जा बैठा और थकी उनंदी आंखें खाने का इंतजार करने लगी, जैसे कह रहा हो कि जल्दी खाना दे, नहीं तो वह यहीं सो जाएगा। पत्नी ने हुलसते हुए जब थाली सजा कर दी तो उसने सूखी आंखों और सूने सी आंखों खाना देखा और सब कुछ अपनी लंबी हड़ीली उंगलियों से मीट डाला और सुस्त हाथ से बड़े बड़े कौर बनाकर धीरे धीरे खाने लगा, चपर चपर छपकते हुए। लग रहा था कि हाथ में दम ही ना हो, जबरदस्ती मुंह तक ले जा रहा हो।
पत्नी हैरत में पड़ गई। सोचा कुछ और था और हो कुछ और रहा है। उसके दिल में आग सी जलने लगी, लेकिन उसने जब्त किया। ढिबरी की पीली रोशनी में आदमी को देखती जा रही थी जो लस्त सा खाने से जूझ रहा था। आंखें बंद थी, हाथ था जो मशीनी तौर से मुंह तक जाता और मुंह था जो हाथ के आते ही मशीनी तौर पर खुल जाता था। यह प्रक्रिया काफी देर तक चलती रही। जब हाथ को थाली में कुछ नहीं मिला तो उसने मुंह खोला और छत की ओर करके उसमें ढेर सा पानी डाला। इसके बाद उसने थाली में हाथ धोए, कुल्ला किया, पैजामे के पायचे से झुककर नाक पहुंची और लंबी डकार लेकर खाट पर किसी सूखी डाल की तरह गिर पड़ा और धीरे धीरे आंखें मीच ली। पत्नी का गुस्सा आसमान पर था। उसने उसे झिझोड़ डाला, सेठ नगीने के यहाँ से पकवान है तो कुछ बोला नहीं, चल गया जानवरों की तरह। आदमी चौंककर कोहनियों के बल उठता, आश्चर्य से बोला, सेठ नगीना के यहाँ से पकवान? जैसे उसे विश्वास ना आ रहा। फिर यकायक बोला, तूने दिए क्यों नहीं? पत्नी आंखें तरेर कर झुंझलाते हुए बोली, और तूने खाना क्या खाया? पकवान ही तो थे। आदमी ने कोहनियां ढीली छोड़ दी, मुर्दार आवाज में कहा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। उसने बुरा समूह बनाया। सेवड़ी रोटियां और जले आलू के सिवा। औरत का दिल बैठ गया। उसने मत्था पीट लिया और रो पड़ी।